नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज हम और आप मिलकर भारतीय पौराणिक ग्रंथ विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अध्याय चित्र सूत्र के अनुसार चित्र बनाने की विधि को जानेंगे। सामान्य तौर पे सभी प्रकार के चित्र बनाने की एक जो समग्र विधि है जानेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग जानेंगे कि चित्रण सामग्री क्या होती थी, रंग चूर्ण क्या है, चित्रण तकनीक क्या होता था, कितने प्रकार की तकनीक का कलाकारों ने प्रयोग किया। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, तेजी से इस वीडियो चैनल को प्रसारित करें। कम से कम 1 लाख व्यूज होने चाहिए। इस दृष्टिकोण से प्रत्येक आर्ट कॉलेज तक ये पहुंचाएं। हमारे पास जो हमारे चैनल पे जो सामग्री है वो बिल्कुल अनोखी है, इस बात का ध्यान रखें। तो लीजिए वीडियो शुरू करते हैं। चित्र सूत्र का एक प्रथम श्लोक जो है चित्रकर्मेषु प्रथमा यानी चित्रकला प्रधान है। कलानाम परब्रह्म चित्रम धर्म कामार्थम मोक्षदम मांगल्यम चैतद्गिरे यत चित्र प्रतिष्ठितम। कलाओं में चित्रकला प्रधान है और धर्म काम अर्थ मोक्ष की इससे उपलब्धि होती है। कला के द्वारा हम धर्म काम और अर्थ और मोक्ष जैसे पुरुषार्थ की प्राप्ति करते हैं और अच्छी प्रकार के चित्र, अच्छे चित्र को घर में टांगने से, स्थान देने से पूरे परिवार का और समाज का मंगल होता है। ऐसा चित्र सूत्र में वर्णन किया गया है। चित्र सूत्र के अनुसार चित्रण सामग्री, रंग चूर्ण और चित्रण तकनीक क्या रही है, इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। चित्र सूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण जिसका तृतीय अध्याय है, जिसे हम चित्र सूत्र कहते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि इसके यह ऋषि विश्वकर्मा द्वारा प्रतिपादित है। इसके जो मूल कथा नायक हैं वो मार्कंडेय मुनि के द्वारा बातचीत के क्रम में यह कथा बताई गई है। तो यह ग्रंथ कला के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्रदान करता है, जिसमें चित्रों के निर्माण, रंगों के उपयोग, उसके विभिन्न तकनीकों का प्रयोग, ये सब शामिल है। आज हम चित्र सूत्र के अनुसार चित्रण सामग्री, रंग चूर्ण और चित्रण तकनीक के बारे में जानेंगे। तो चित्रण सामग्री को पहले आप जानें। चित्रपट चित्र बनाने के लिए कपड़े या लकड़ी के बोर्ड का उपयोग, लकड़ी के तख्त का उपयोग किया जाता था। कई बार ऐसा हुआ कि कपड़े के ऊपर भी लेप करके, चावल की माड़ी का लेप करके भी चित्रण कार्य किया जाता था। क्योंकि कपड़ा जो है वह बहुत दिनों तक टिकाऊ नहीं रहता पाता था, इसलिए भित्ति पे ही इसका प्रयोग विशेष रूप से किया गया और लकड़ी के तख्त पर भी बनाए जाते थे। तो चित्र सूत्र की बात करें तो यहाँ मूल रंग 5 बताए गए हैं चित्र सूत्र के अनुसार। रक्तम, पीतम, कृष्णम, नीलम और श्वेतम। तो रक्तम मतलब लाल रंग, पीतम मतलब पीला रंग, नीलम मतलब नीला रंग और कृष्णम च श्वेत यानी काला और सफेद। तो मूल रंग लाल, नीला और पीला को बताया गया और साथ में यह निर्देश दिया गया कि काले और सफेद के मिश्रण से इनके हल्के और गहरे तान प्राप्त किए जा सकते हैं, विभिन्न मान के रंग प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसा कहा गया काले और सफेद के विषय में कि इनका प्रयोग केवल मिश्रण करने के लिए है। तान और मान के रंग, विभिन्न तान और मान के रंग, विभिन्न टोन और वैल्यू के रंग को प्राप्त करने के लिए, न कि इनको हम रंगों में गिनते हैं। काला और सफेद रंग को रंग में आधुनिक विद्वान भी नहीं गिनते। तो प्राकृतिक रंग में कौन कौन से हैं, थोड़ा इस पे हम गौर करें। तो प्राकृतिक रंग मूलतः बात करें तो 3 स्रोत से हमें प्राप्त होते हैं। पहला स्रोत जो सामान्य तौर पे हम जाने तो खनिज के रूप में भूमि से प्राप्त होते हैं, जिसमें मिट्टी के रंग हैं, उसको खनन कर सकते हैं। दूसरा वनस्पतियों से प्राप्त होते हैं, जानवरों से प्राप्त होते हैं, जिसे वानस्पतिक और जातीय रंग कहते हैं, है ना। और इसके बाद जो मूल रंग है वो रासायनिक रंग होते हैं।
तो रंगों के विषय में थोड़ा सा हम जानकारी जानना चाहेंगे। अलग से वीडियो भी है रंग चूर्ण और उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो मैं सामान्य तौर पे बताऊं तो देखिए, पौधे में पीपल का पेड़ सामान्य है। पीपल के पेड़ की छाल को, जो तने की छाल होती है, उसकी छाल को आप निकाल करके खौलाएं पानी में। खौलाते खौलाते वो बिल्कुल गाढ़ा चिपचिपा सा होने लगेगा और उसका रंग भी ब्राउन कलर का हो जाएगा, बंसियाना कलर जिसको कहते हैं। और इसके बाद जब उसको छान लें, छान करके आप संशोधित करके रख लें। बाद में इसको प्रयोग करते समय ग्लू मिला करके, ताजा ग्लू मिला करके, ताजा गोंद मिला करके, बाइंडर मिला करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक रंग में पीपल के पेड़ से ब्राउन कलर। उसी प्रकार हम बताएं तो पलाश के फूल, नाम सुना होगा, पलाश के फूल से पीला रंग प्राप्त कर सकते हैं आप। जस्ट फूल को निचोड़ दीजिए, घिस दीजिए, घिस खस के हल्का पानी मिला लीजिए थोड़ा सा, वो अपने आप उसमें से पीला रंग दिखाई देगा। ये हल्का पीला रंग का प्रयोग प्राइमरी स्केच करने के लिए किया जाता था। इसके ऊपर गहरे रंग से हम छुपा भी सकते हैं। इसी प्रकार वानस्पतिक रंग में हम देखें तो सेमल के पत्ते को आप देखें, उससे सीधे सीधे हरा रंग प्राप्त होता है। तो ये प्राकृतिक रंग में एक वानस्पतिक रंग का मैंने उदाहरण बताया। जातिक रंग में लाख के पौधे का नाम सुना होगा आपने, लाख के कीड़े का, जिससे उससे लाल रंग प्राप्त होता है। हमें लाख से लाल रंग प्राप्त होती है, उसका भी प्रयोग किया जाता था, है ना। इसी प्रकार हम खनिज रंगों की बात करते हैं तो आप मिट्टी से ही शुरुआत करें। गेरू मिट्टी हो गई, खनिज रंग है। पीली मिट्टी येलो ऑकर की तरह मिट्टी होती है, जिससे प्राचीन काल में लोग दीवारों की पुताई भी किया करते थे, तो येलो ऑकर वो भी है। उसके बाद सफेद खड़िया यानी मृत चूना जो होता है, जिसको चौक हम कहते हैं, लिखते भी हैं, वो भी सफेद रंग के रूप में प्रयोग किया गया। ये सब खनिज रंग है। जातिक रंग भी बताया मैंने और वनस्पतिक रंग भी बताया। रासायनिक रंग में क्या होता है कि केमिकल रसायनों के और धातुओं के क्षार से रंग तैयार होते हैं। जैसे कॉपर के क्षार से कॉपर ऑक्साइड प्राप्त करते हैं, है ना, आयरन ऑक्साइड कलर प्राप्त करते हैं। तो ये सब जितने भी ऑक्सीडाइज्ड कलर हैं, जस्ता भस्म, जिंक ऑक्साइड, ये भी सफेद कलर होता है। कैडमियम विषैला होता है लेकिन ये रासायनिक रंग है ना, ये भी येलो कलर प्राप्त करते हैं। ये सब विभिन्न प्रकार के रंजक हैं। अब ब्रश की बात करें, तुलिका, विभिन्न आकारों की तुलिका का उपयोग कलाकारों ने चित्र सूत्र के बताए निर्देशों के अनुसार किया है और इसमें सामान्य तौर पे सेबल या गिलहरी जो पशु थे उनके बाल का प्रयोग किया जाता था। चूंकि चित्र छोटे आकार में उस समय ज्यादा बने हैं तो उनके बाल का उपयोग किया। सूअर के बाल का प्रयोग भी हुआ, बकरी के बाल का भी प्रयोग किया गया। उसमें ऊंट के बाल का भी प्रयोग मिलता है जो काफी कड़े ब्रश होते हैं। इंग्रेविंग वगैरह रचने के लिए हाथी के पूंछ के बाल का भी प्रयोग होता था। बहुत कड़ा तार की तरह होते हैं हाथी के पूंछ के बाल, लोहे की तार की तरह स्ट्रांग होता दिखता है, तो उसका प्रयोग भी हुआ। अब हम लोग पेंसिल, सामान्य पेंसिल की बात करें तो रेखाएं और आकृतियों को बनाने के लिए ये पेंसिल कहां से उस समय कलाकार लाते थे, तो लकड़ी के कोयले का उपयोग करते थे। चारकोल हम लोग आज भी प्रयोग करते हैं। अब हम आपको सामान्य तौर पे बताएं, भारत में इमली हर जगह है। इमली के जो एक तरह से कहें कि पतली पतली डालियों या दातुन करते थे हम लोग, नीम के दातुन, उतनी पतली डंडी यदि इमली की मिलती है तो उसकी लकड़ी को आप बना करके कोयला बना ले। ये कंप्लीट चारकोल है और इससे ड्राइंग करेंगे। अरे अब तो आश्चर्य पड़ गया, आपके घर में इमली का पेड़ है और आपने अब तक उपयोग नहीं किया, ऐसा सोच रहे क्या? तो आज आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब अच्छी लगी ना जानकारी? अभी और भी बहुत कुछ है हमारे पास। तो बाइंडर के रूप में हम बात करते हैं कि कलाकारों ने चित्र सूत्र के अनुसार क्या क्या बाइंडर का प्रयोग किया। तो देखिए, दो प्रकार के गोंद यहाँ पे फिर हमें प्राप्त होते हैं। एक है वानस्पतिक गोंद, दूसरा है जातिक गोंद, जो जंतुओं से प्राप्त हुए, जीवों से प्राप्त हुए।
तो वानस्पतिक गोंद में कौन सा आइटम है? बबूल के पेड़ से गोंद निकलती है, साफ तौर पे आप जानते हैं। बबूल के पेड़ से जो गोंद निकलती है उसका प्रयोग किया गया। इमली के बीज होते हैं जो, उसको आप पीस दीजिए, इमली का आटा बना लीजिए यदि सूखा सूखा है तो, और उसको पानी में घोल करके उसको पानी में बॉयल कर दें और हिलाते रहें बॉयल करते समय, तो वो धीरे धीरे बिल्कुल गाढ़ा लसलसा हो जाएगा। ये भी बाइंडर के रूप में प्रयोग किया गया। चूने के पानी का प्रयोग भी किया गया है फ्रेस्को के लिए मिट्टी तैयार करने में, और मिट्टी का भी उपयोग किया गया है। गेरू मिट्टी में स्वयं बाइंडर होते हैं, वो डायरेक्ट पत्थरों पे चित्रण जो कलाकारों ने प्रागैतिहासिक काल में बनाया, तो कोई बाइंडर नहीं लगाया, डायरेक्ट गेरू ही सही है, लेकिन वो स्वतः बाइंडर हो जाते हैं, इसलिए वो चित्र अभी तक दिखते हैं। संगमरमर का चूर्ण वगैरह का भी प्रयोग होता है व्हाइट कलर के लिए। काला रंग लकड़ी के कोयले काजल से प्राप्त हुए, पीला हल्दी रंग से, पीला गेरू मिट्टी से, लाल रंग जो प्राप्त हुए गेरू से भी प्राप्त हुए सिंदूर के रूप में। सिंदूर यहाँ पे मैं बताऊं तो फिर से ये एक रासायनिक पद्धति का रंग है। पारा नाम सुना होगा आपने, पारा के भस्म से सिंदूरी रंग प्राप्त होता है। हरा रंग जो है मैंने बताया सेमल के पत्ते से प्राप्त होते हैं, नीले और पीले के मिश्रण से भी प्राप्त होते हैं। नील के पौधे से नीला रंग प्राप्त होता है। लेपिस लाजुली एक पत्थर है, उसको भी घिस करके हम लोग नीला रंग प्राप्त करते थे। उसके बाद भूरा रंग की मिट्टी भी प्राप्त होती है, गेरू। ये सब रंग प्राकृतिक है। अब हम लोग भित्ति चित्रण की विधि की बात करें तो चित्र सूत्र में पूरी भित्ति को बनाने के लिए ही, यानी दीवार को तैयार करने के लिए, चित्रण के लिए तैयार करने के लिए भी बड़े अच्छे नियम बताए गए हैं। बहुत बड़ी विधि है, मैं यहाँ पे उतने नहीं बताऊंगा, बस एक कहूंगा कि उन्होंने इस लेप का नाम दिया है वज्र लेप, कि वज्र लेप से दीवार को चिकना कर, दर्पण के सदृश से चिकना कर बनाना चाहिए। उसके बाद चित्रण की टेम्परा तकनीक का उपयोग किया गया, जिससे फ्रेस्को बने, भित्ति चित्रण बने। तो चित्र सूत्र में दीवार पे बनाने की विधि मैंने बताई। उसी प्रकार पट चित्रण के लिए उन्होंने करीब करीब टेम्परा और व्यास तकनीक का उपयोग के लिए विधि बताई है। आप राजस्थान में देखें तो अभी भी जो फल चित्रण के लिए पारंपरिक रूप से जो कलाकार करते थे, सामान्य कॉटन के कपड़े पे, लंबे कपड़े पे चावल की माड़ी में उसको किया जाता था एक तरह से। उसके बाद आयरन करके और प्रेस करके, आयरन उस समय क्या करते थे, लोहे के एक लोटे में गर्म पानी रख करके उसके धरातल से, सरफेस से उसको चिकना करते थे कागज कपड़े को। तो इस प्रकार आयरन होता था। तो वैसे करके टाइट हो जाए तब उसके बाद जो मैंने बताया कि पलाश के फूल की पत्तियों से बने रंग से पहले हल्के रेखांकन करके चित्रण हुए। लघु चित्रण का प्रयोग भी पुस्तक और पांडुलिपियों के चित्र बनाने के लिए हुआ। इसमें टेम्परा और जल रंग तकनीक का उपयोग किया गया। चित्र सूत्र में वर्णित जो महत्वपूर्ण तकनीक रही है उसमें चित्र बनाने के पहले रेखा चित्र बनाना आवश्यक है। तो इसके लिए भोजपत्र का भी प्रयोग हुआ। कलाकारों ने सांचे भी बनाए, प्राइमरी रेखांकन किया, रेखी चित्र को कई बार बनाना हुआ तो सांचे का प्रयोग किया। और रेखा चित्र बनाने के लिए यदि डायरेक्ट प्राइमरी रेखांकन के लिए तो पलाश के फूल से बने रंग को मैंने बताया ही है ना। रंग भरना की विधि जो है प्राथमिक रेखांकन के बाद होता है रंग भरना। प्राथमिक रेखांकन को चित्र सूत्र के अनुसार एक खास टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया, उसको कहते हैं टिपाई टिपना। टिपाई टिपने का अर्थ हुआ प्राथमिक रेखांकन। और उसके बाद की पद्धति है जब पूरे पट में प्राथमिक रेखांकन हो गए तब हुआ प्रत्येक स्थान के अलग अलग रंग भरना, है ना। रंग भरने की विधि को गदकारी कहा गया। गदकारी रंगों को धीरे धीरे और समान रूप से विभिन्न प्रकार के जो संयोजन सिद्धांत हैं, विरोधी रंग संगति, सामंजस्यपूर्ण रंग संगति, इन सब के प्रयोग से कलाकारों ने संतुलन रखते हुए अलग अलग स्थानों पे चित्र पहले भरे, रंग चित्रों में रंग भरे। रंग भरने के बाद का जो प्रकाश और छाया का नियोजन, चित्र में प्रकाश और छाया का उचित उपयोग करने के लिए
3 प्रकार की तुलिका संचालन का बताया गया है। पत्रवर्तना, बिंदु वर्तना और अहरिक वर्तना, है ना। पत्रवर्तना मतलब चौड़े पत्ते के सदृश से फ्लैट ब्रश से आप चौड़े चौड़े रंग लगाते हैं, है ना। बिंदु वर्तना माइन्यूट लाइनिंग कर लिए। अहरिक वर्तना जिसको रैखिक वर्तना, रेखाओं से स्टिपलिंग करते हुए काम करते हैं। ऐसे भी शेडिंग की गई जिसको हम लोग हैचिंग आज बोलते हैं। तो इस तरह से छायांकन तकनीक रही। और चित्र की में संतुलन और समरूपता बनाए रखना कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। चित्रसूत्र कला और चित्रकला का एक प्रमुख ग्रंथ है। यह ग्रंथ कलाकारों के चित्रों के निर्माण, रंगों के उपयोग और विभिन्न तकनीक के प्रयोग के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, प्रदान करता है। तो संक्षेप में विद्यार्थी लोगों के लिए भी यह आते ही एक प्रश्न प्रथम वर्ष में अक्सर कि चित्रसूत्र के आधार पर चित्रण पद्धति का वर्णन करें। तो उनके लिए भी ये बहुत ही कमाल का वीडियो होने वाला है। तो आप लोग देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।